टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जायजा लेते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है उनका जमीनी स्तर पर, यानी कि हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में। इस पर हम चर्चा करते हैं और साथ ही हमारे किसान कितने जागरूक हैं, कितने लाभान्वित हो रहे हैं, इसकी जानकारी भी हम उनसे हासिल करते हैं और उन तक जानकारियां भी जरूर पहुंचाते हैं। तो आपको बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं किसान उत्पादक संगठन योजना, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के बारे में, जिसकी शुरुआत हाल ही में की गई है। और क्या है ये योजना, किसानों को किस तरह से लाभ मिल सकता है, वो किससे इस तरह से जुड़ सकते हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और जानकारी देने के लिए आपको बता दें, हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं शशि भूषण कुमार विद्यार्थी जी, जो उप निदेशक हैं प्रसार प्रबंधन बामेती बिहार में। शशि भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। धन्यवाद। सबसे पहले शशि भूषण जी, जानना चाहेंगे आपसे इस योजना के बारे में। अगर हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन योजना के बारे में, तो हमारे किसान इससे क्या समझें? कृषि उत्पादन संगठन हमारे जो किसानों की एक कंपनी है और किसानों के इसको उत्पादन कृषि के क्षेत्र में पहले हम लोग कृषक समूह के रूप में निर्माण करते थे। FIG, FSG, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, महिलाओं के लिए महिला खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण करते थे। लेकिन हमारा जो उत्पादक संगठन हमारे जो उत्पादन करते थे, लेकिन वो लोकल स्तर पर ही कार्य करते थे। लेकिन हमारा FPO जो आया, वह FPO के माध्यम से जितना भी FIG, FSG का निर्माण किया गया, समूह का निर्माण किया गया, फार्मर्स इंटरेस्टेड ग्रुप, जो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो क्षेत्रीय में, लोकल में जो इंटरेस्ट है फार्मर्स का, कहीं बकरी पालन का, कहीं मुर्गी पालन का, कहीं मत्स्य पालन का, कहीं मशरूम उत्पादन, कहीं बी कीपिंग, इस तरह इस क्षेत्र में हमारे अलग अलग क्षेत्र में लोग इंटरेस्टेड हैं और उनको एक समूह को निर्माण के थ्रू हम लोग प्रशिक्षण और उनको मुहैया कराते थे। लेकिन हमारा FIG, FSG को संगठित करने के लिए FPO का निर्माण किया जा रहा है और बिहार में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा। नाबार्ड के थ्रू भी किया जा रहा। बामेती कृषि विभाग आत्मा से इसको ग्रुप का निर्माण कराया गया। करीब करीब हमारे 350 बिहार में अभी FPO रन कर रहा और अच्छा प्रदर्शन कर रहा और मार्केट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र को FPO के माध्यम से किसानों को जोड़ने के लिए, किसानों को रोजगार देने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। किसानों का जो बिहार की जो सोच है, बिहार सरकार की एक सोच है कि हर भारतीय की थाली में एक व्यंजन बिहार की जाए, परोसी जाए एक व्यंजन, जिसमें वह FPO के माध्यम से ही ऐसा माध्यम है जिससे हर भारतीय के थाली में एक व्यंजन जाएगा और हमारे किसानों को उत्पादन के साथ साथ अच्छा मूल्य मिलेगा। इसीलिए FPO का निर्माण हमारे बिहार और ये भारत में इसके किया जा रहा है। अब भारत सरकार का भी है बहुत बड़ा सोच है कि 10,000 FPO का निर्माण कराने जाने का उपलब्धि कराई जानी है। इसकी ओर बिहार हमारा पहले से अग्रसरित है। जी, तो बिहार क्षेत्र तो पहले से ही अग्रसर है और हम उम्मीद करते हैं देश के बाकी क्षेत्र भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। आपने बता दिया इस संगठन के बारे में, किस तरह से हमारे किसान एक समूह बनाकर लाभ ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक किसान जुड़ गए हैं, रविशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कोई सवाल करना चाहते हैं, आइए जान लेते हैं। इस वक्त रविशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। FPO का निर्माण किया, जिसके तहत हमने अपने FPO समाधान कृषक हित उत्पादन संगठन का रजिस्ट्रेशन अपने जिला कार्यालय में दिया हुआ है और इस पे कार्य चल रहा है। हम अपने FPO के माध्यम से किसानों के बीच में हम सभी किसानों को थोक में
बीज, खाद, दवाइयाँ वगैरह अभी प्राथमिक जो जरूरतें हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं। लेकिन हमारे किसान अभी इससे और आगे बढ़ करके हम लोग सभी लोग मिल करके इसमें अपने उत्पादन के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं, जिससे हम अपने उत्पाद को अच्छे से अच्छी तरह से मार्केट में भेज करके मुनाफा करें, जिसमें बिचौलियों की कोई जरूरत न पड़े। इसके लिए हम लोग कई प्रकार के प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह की सोच रहे हैं और उसमें कई तरह के तकनीकी मशीनरी वगैरह की जरूरत पड़ती है। एफपीओ के विशेषज्ञों से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमें कम समय में अपने प्रोसेसिंग को जारी रखते हुए अपने उत्पाद को कैसे हम अच्छा मूल्य दिला पाएं और गुणवत्ता पूर्वक बाजार में उतार सकें, उसके लिए प्राथमिक तौर पे हमें क्या करना होगा। जी, तो रविशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि बिल्कुल जागरूकता है, लोग इससे अपना भी रहे हैं और इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। संगठन बना करके, समूह बनाकर जब वो कार्य कर रहे हैं तो इससे काफ़ी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उन्होंने पूछा है शशि भूषण जी, जिसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगी कि प्रोसेसिंग को जारी रखते हुए वो किस प्रकार से अपने मूल्य को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत बड़ा रोल है और हमारे क्षेत्र में प्रोसेसिंग की कमी है। इसको देखा जा रहा है, हमारा उत्पादन में कोई कमी नहीं है। उत्पादन के क्षेत्र में हमारे बिहार अग्रसरित है और प्रोसेसिंग में यूनिट हमारा प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। इसकी सरकार की भी सोच है प्रोसेसिंग, और हमारे किसान भाई भी इसमें अग्रसरित होने के पूरे इच्छुक हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट, मधुमक्खी पालन में हनी जो तैयार कर रहे हैं, इसकी प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जा रही है। और हमारा जहां पर इसका कतरनी चावल जो बिहार का धरोहर है, जो हमारा जो प्रोसेसिंग है, केला का रसा का प्रोसेसिंग करके उसका मूर्ति बना रहे हैं। हमारा जो फसल अवशेष है उसको है जो बनाकर मूर्ति रूप में बनाकर वह महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल रही है। तो इस तरह हमारे प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं। बहुत से हमारे एपीओज बने, अभी वैशाली में है एक मीना कुशवाहा जी बनाए हैं, वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर कंपनी बनाए हैं और वो अपना प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं मार्केट में। अभी सोनपुर मेला लगा था, वहां भी मशरूम का पकौड़ा बनाकर वह लोगों को इतनी काफी इंटरेस्टेड बढ़ा दिए कि देखिए मशरूम का क्या क्या प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे जो एपीओ और क्योंकि हमारा एपीओ का बढ़ाने का मुख्य मकसद है कि हमारे बिहार में एफएसजी का निर्माण पूर्व से गठित है और जो फार्मर्स इंटरेस्टेड ग्रुप जो गठित है, और हमारा एफपीओ का निर्माण यदि कर देते हैं, उन लोग ग्रुप को संगठित करके वह जो प्रोसेसिंग की यूनिट की बात है, हम हर ग्रुप तो प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एफपीओ के माध्यम से क्योंकि एपीओ के माध्यम से सरकार का बहुत बड़ा मुहैया कराने का भी शक्ति है। जैसे हम लोग अभी कृषि यंत्र बैंक यहाँ बिहार में दिया जा रहा था, जिसमें ग्रुप में यदि देते हैं तो 10 लाख रुपया में 8 लाख रुपया सब्सिडी है, 80% सब्सिडी है। तो वहां पर यदि मैकेनाइजेशन अवेलेबल करवा देते हैं तो हमारा वहां पर जो किसानों के जो उत्पादन का मूल्य अच्छी ढंग से मतलब सही रेट पर मिल जाता है। और जो मैकेनाइजेशन, क्योंकि मैकेनाइजेशन जब तक बढ़िया से ढंग से नहीं रहेगा तो हमारा जो लागत का खर्च है, लेबर कॉस्ट या जो कॉस्ट है, जो सही समय पर जो हम प्रोडक्शन करके अच्छी क्वालिटी का हम तैयार कर लेते हैं प्रोडक्ट, और उसको प्रोसेसिंग करके हम जब मार्केट में हम ले जाते हैं तो उसको रेट अच्छा मिलता है। जब तक हमारा मैकेनाइजेशन की सेक्टर की ओर हम लोग सिलेक्टेड नहीं करते हैं और इस तरह जो बड़े बड़े यंत्र हैं उसको गठित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या फेडरेशन के रूप में, जिस तरह हमारा सुधा डेयरी फेडरेशन चल रहा है बिहार में, सुधा डेयरी फेडरेशन के चलते तो जो आपको पंचायत स्तर पर जो गांव में है जो सहकारी समिति चल रही है, उनका दूध सहकारी समिति, उसी प्रकार के उसी तर्ज पर हमारा बिहार का भी है कि बिहार स्टेट लेवल पे फेडरेशन तैयार करके गांव में जो जुड़े हुए हैं उनको जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो फेडरेशन के माध्यम से प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर वह किसानों को उचित मूल्य दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और प्रोसेसिंग यूनिट में जहां सवाल है वहां पर हम लोग बामेती आत्मा के थ्रू
प्रशिक्षण देकर, गांव में प्रशिक्षण देकर किसानों को अभी इसी पर जो प्रचार प्रसार को मजबूत करने के लिए, एफपीओ को मजबूत करने के लिए हमारा एक पिको प्रोजेक्टर डिवाइस का उपलब्ध हर ब्लॉक स्तर पर हर एटीएम डीटीएम को उपलब्ध कराया गया, जहां पर चलचित्र के माध्यम से किसानों को वह विधि मेथड जो प्रोसेसिंग जो करने का है वो सारे चीज उनको बताया जाता है कि इस तरह हम कर रहे हैं और इस तरह हमारे फैक्ट्रीज में कार्य हो रहा है, उनको हम रॉ मटेरियल हम गांवों में तैयार करेंगे, उसकी है जो प्रोसेसिंग यूनिट हमारे क्षेत्रीय में प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा और मार्केट में वहां पर अवेलेबल होगा। इस तरह इस पर सरकार की बहुत बड़ी सोच है और किसानों की भी सोच बड़ी है। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, प्रशिक्षण लेकर पूरी जानकारी हासिल करके, तो निश्चित तौर पर अपनी आय को हमारे किसान काफी हद तक बढ़ा पाएंगे। लेकिन जरूरी है कि पूर्ण जानकारी जरूर ले लें जब भी आप एफपीओ में ही अगर क्यों ना काम कर रहे हो तो। बिल्कुल शशि भूषण जी, एक और यहाँ पर हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं, दिलीप कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं कितनी जागरूक हैं वो इस एफपीओ को लेकर और क्या कुछ सवाल भी वो करना चाहते हैं। आइए रुक कर लेते हैं दिलीप कुमार सिंह का। मैं पिछले 1 साल से अपने एफपीओ समाधान कृषक हित उत्पादक संगठन से जुड़ा हुआ हूं। मुझे इस एफपीओ से जुड़ने के बाद मेरे कृषि कार्य में अनेकों फायदे हुए हैं। हम लोग जो बीज, खाद, दवाओं के लिए बाजार में बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे इन चीज़ों को लिया करते थे, वो चीज़ें अभी हमारे घर तक सही मूल्य में और सही समय पे पहुंच रही हैं, जिससे कि हमें बहुत सारा लाभ मिल रहा है। मैं अपने बाकी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो एफपीओ जैसी संस्था से जुड़ें और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए इस संस्था से सहयोग लें। साथ में मेरे मन में एक सवाल आता है कि मैं कृषि के साथ एक छोटा मत्स्य व्यवसाय में भी हूँ, मैं छोटे स्तर पे मछली पालन करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार मुझे ये बताए कि किस तरह से उस मत्स्य पालन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करेगी। क्या सरकार का दिशा निर्देश होगा या फिर किस तरह की मंडी प्रोवाइड की जाएगी या किस तरह का मूल्य निर्धारित किया जाएगा जिससे कि हमें एक व्यावसायिक तौर पे हमें उसका लाभ मिल सके और मैं उस व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकूं। जी, तो दिलीप सिंह जी तो कह रहे हैं कि काफ़ी इन्हें फ़ायदा मिला है एफपीओ से जुड़कर और ये अन्य किसानों को भी यही सलाह दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी जुड़ें और इससे ज़्यादा लाभ ले सकें। लेकिन साथ ही एक सवाल भी है इनका शशि भूषण जी, मत्स्य पालन अभी छोटे स्तर पर कर रहे हैं लेकिन इसे और बढ़ाना चाहते हैं, तो किस तरह के सहयोग इन्हें मिल सकते हैं, क्या इन्हें कदम उठाने चाहिए, इस पर आप क्या जानकारी देंगे? किसान को हम बताना चाहेंगे कि मत्स्य पालन सिर्फ नहीं किया जा, मत्स्य पालन के साथ साथ समेकित कृषि प्रणाली की ओर सिस्टम को अपनाएं और समेकित कृषि प्रणाली में मत्स्य पालन, बकरी पालन, मछली, मधु उत्पादन, इस तरह हम डिफरेंस मॉडल के रूप में मत्स्य पालन के एक मॉडल बनाएं और मत्स्य के साथ हम ये सारे चीज करते हैं। हम यदि बकरी पालन करते हैं तो बकरी का बीट्स भी हमारा मछली के लिए आहार के रूप में होता है और हमारा जो लागत मछली का जो आहार देने में जो लागत होता है वह बकरी पालन कर लेते हैं। उसी रेट पर है जो हम जो शेड जो बचा हुआ रहता है उस पर हम मुर्गी पालन कर लेते हैं। आप यहाँ से सलाह ये भी दे रहे हैं कि अगर हमारे किसान इसको और विस्तार से बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में अगर वो समेकित कृषि प्रणाली को अपना लेते हैं, अन्य व्यवसायों को भी इससे जोड़ लेते हैं, तो वो इनके लिए और भी ज्यादा आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान जो हैं आपके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट होंगे और ऐसे ही और कई किसानों की प्रतिक्रियाएं हम शामिल करेंगे। साथ ही आपसे भी हम किसान उत्पादक संगठन के बारे में चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए।
पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में और इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशि भूषण कुमार विद्यार्थी जी, जो उपनिदेशक हैं बामेती बिहार में, और लगातार हमारे किसान भी हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा कर रहे हैं और अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। और आपको बता दें, इस वक्त संतोष कुमार सिंह जी एक सफल किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उनकी क्या राय है इस संगठन को लेकर, वो जान लेते हैं जी। मैं एफपीओ के माध्यम से विशेषज्ञों से यह जानना चाहता हूं कि इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए जिससे अधिक से अधिक लाभ किसानों को प्राप्त हो सके। तो शशि भूषण जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है यहाँ पर संतोष जी ने मार्केटिंग को लेकर कि एफपीओ के माध्यम से मार्केटिंग किस तरह से की जाए ताकि अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सके इन्हें। इस पर आप क्या सलाह देंगे इन्हें? एफपीओ है, ये एफपीओ के माध्यम ही एक बहुत बड़ा माध्यम है मार्केटिंग करने का, जो खुद वह एफपीओ में प्रोडक्शन चाहे इनपुट हो आउटपुट हो। इनपुट मीन्स हो गया कि मतलब बाहर से जो आ रहा है, जो हमारा जो उत्पाद में जो लागत आ रहा है, उसमें बीज है, खाद है, दवा है, जो भी वो प्रोडक्ट है उसको एफपीओ में लाते हैं और किसानों के बीच में प्रोवाइड करते हैं। और जो मेरा रॉ मटेरियल है वो तैयार कर लेते हैं, चाहे टमाटर हो, चाहे आम है, अमरूद है, उसको सारे प्रोडक्ट जो भी तैयार कर रहे हैं उसको हमको मार्केटिंग की व्यवस्था, प्रोसेसिंग हम जब तक नहीं करेंगे, लोकल स्तर पर प्रोसेसिंग, एफपीओ है जो है हमारा प्रोसेसिंग कंपनी से यदि जुड़ते हैं या खुद प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं तो वहां पर हमारा किसानों को जो उत्पाद है जो मूल्य अधिक मिलेगा और प्रोसेसिंग होने के बाद अधिक दिनों तक हम सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था हम रखते हैं। और जैसे कोल्ड स्टोरेज है, किसान कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकता, लेकिन एफपीओ में एक छोटे छोटे के स्टोरेज के रूप में एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर बड़े बड़े जो हमारे जो कंपनी है जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उनसे टैग अप होके वह मार्केटिंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा उत्पाद भी सुरक्षित रहेगा और भंडारण, पैकेजिंग की व्यवस्था, इसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि पैकेजिंग बढ़िया होगा तो मार्केट में अच्छा बिकता है, अच्छा दाम मिलेगा। जब हम मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो तैयारियां पहले करनी है, तभी आगे चलकर अच्छा मूल्य मिल पाएगा। शशि भूषण जी, एक और यहाँ पर हमारे साथ हमारी किसान बहन जुड़ गई हैं, गुड़िया कुमारी जी। आइए एक बार उनका रुख कर लेते हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। गुड़िया कुमारी जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बकरी पालन भी करती हूँ। मेरा सरकार से यह सवाल है कि मुझे बकरी पालन में किस तरह से ट्रेनिंग, लोन और अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। जी, तो गुड़िया कुमारी जी भी एफपीओ से जुड़ी हुई हैं। खाद, बीज, उर्वरक तो इनको मिल जाते हैं, साथ ही साथ ये बकरी पालन से भी जुड़ी हुई हैं। उसके लिए और बेहतर तरीके से कैसे कार्य किया जाए, ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, लोन की क्या सुविधा है और कोई अन्य सुविधा अगर हमारी सरकार द्वारा दी जा रही है, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती हैं। तो शशि भूषण जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं, उस तरह गरीबों का यह एटीएम के रूप में बकरी पालन हमारा आता है और जब चाहे मार्केट में इसे जा सकते हैं। और बकरी पालन एक
एक व्यवसाय करके हमारा जो लागत बहुत कम है, लेकिन उत्पाद जो हमारा जो आमदनी है वो काफी है। और इसको बकरी पालन करने में किसी तरह का कोई ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसान जागरूक हैं तो बकरी पालन करके हमारे किसान है जो अधिक से अधिक इनकम का स्रोत बना सकते हैं। हम जो चर्चा किए थे समेकित कृषि प्रणाली में बकरी पालन का भी एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है, क्योंकि हमारा जमीन जो छोटा सा कम से कम एरिया भी है, 10 कट्ठा भी जमीन है, उसमें यदि हम सहजन लगा देते हैं और बकरी पालन कर देते हैं तो सहजन लगा के सहजन से उसको न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व उसको आसानी पूर्वक तैयार हो जाता है। तो उस तरह बकरी जो चारा फीड वगैरह है, सूडान ग्रास हो गया, बरसीम हो गया, ये सारी चीज है जो बकरी पालन करने से पहले उसको सारे अपने जो मटेरियल्स जो है, रॉ मटेरियल जो हमारे जो है उसको जो रात भोजन की व्यवस्था अपने खुद कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है एग्रीकल्चर के सेक्टर में उसको मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। पीओ के माध्यम से भी बकरी पालन करके हम अधिक से अधिक इसको उत्पादन कर सकते हैं और रोजगार के लिए यह बहुत बड़ा देहात के लिए तो बहुत वरदान साबित होगा। बकरी पालन करके बकरी पालन पर प्रशिक्षण लेकर किसानों को अधिक से अधिक और बकरी के पालन करते हैं तो हमारा अच्छा से इनकम बढ़ेगा। इसीलिए किसान भाई को कहते हैं कि बकरी पालन निश्चित रूप से करें और डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे एटीएम बीटीएम प्रखंड स्तर पर है जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं उसमें, तो एटीएम बीटीएम के माध्यम से उनको प्रचार प्रसार किया जाएगा, ट्रेनिंग का व्यवस्था किया जाएगा। शिक्षण प्राप्त करने के बाद ही वो बकरी पालन की शुरुआत करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हर पहलू की उनको जानकारी होगी और बदलते मौसम में किसी रोग बीमारी की अगर आशंका भी है तो उनको पहचानने में आसानी रहेगी। और ऐसे अगर वो जानकारी के साथ इस व्यवसाय को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और गुड़िया कुमारी जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया था आपने। आप प्रशिक्षण लेकर के ही इसको और आगे बढ़ा सकती हैं, वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही आगे चलकर इसमें और सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे न केवल किसान भाई बल्कि किसान बहनें भी बहुत जागरूक हैं, एफपीओ से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ अन्य कार्य भी कर रही हैं और अपने मन में जो सवाल हैं वो हमसे साझा भी कर रही हैं। और ऐसे ही और सवाल भी हम साझा करेंगे आप सभी के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका ही मजा, ये देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में और आपको बता दें इस वक्त एक किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस संगठन को लेकर, आइए जान लेते हैं। मैं पिछले साल से अपने एफपीओ समाधान कृषक हित उत्पादक संगठन से जुड़ा हूँ। मैं जुड़ने के बाद हमें खाद, बीज, दवाएं, कीटनाशक हर समय हर सुविधा हमें टाइम पर उपलब्ध हो जाती है। मैं उसके साथ छोटे व्यवसाय के रूप में देहाती मुर्गी फार्म और बत्तख फार्म का भी बिजनेस किया हूँ, जिसे हमें सरकार से अनुग्रह है कि हमें उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमें क्या ट्रेनिंग दे या क्या सुविधा दे, इससे हम उसको ऊपर आगे बढ़ाएं। तो शशि भूषण जी, हमारे किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, बतख पालन और मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, इसके लिए क्या सलाह देंगे आप इनको? आगे किस तरह से बढ़ाया जाए इस व्यवसाय को? इस व्यवसाय बहुत अच्छी व्यवसाय है और मुर्गी पालन और बत्तख पालन, और मैं तीसरा एक और जोड़ देता हूँ, बटेर पालन। बटेर पालन भी एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ी इसकी है और इसमें रोग वगैरह नहीं लगता है। तो मुर्गी पालन में डेयरी फार्मिंग करे। मेरा अनुभव कहता है कि मैं फार्म मैनेजर कृषि विज्ञान केंद्र में रहा, वहां पर बकरी पालन और मत्स्य साथ में कर रहा था। तो वहां पर अनुभव देखे कि मुर्गी का अंडा जो है, अंडा से इनकम हमारे गरीब किसान लोग, छोटे छोटे किसान लोग या जो मुर्गी पालन करके और उत्पादन बढ़ा लेते हैं। और अंडा उत्पादन हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप में उसमें कम से कम छोटे से भी यूनिट बनाते हैं, 100 मुर्गी लगाते हैं, एक मुर्गी 270-75 अंडे साल में देता है। और इनकम इसको जोड़ लीजिए 100 मुर्गी का, तो रेशियो कम से कम 8-10 रुपये भी अंडा, देसी अंडा मिल गया तो हमारा रेट बहुत काफी अच्छा बढ़ जाता है। इसमें इनकम का स्रोत बढ़ जाता है। और मछली पालन थोड़ा छोटा सा बनाए, उसी पर बेट पर मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन का जो विष्ठा है, जो खाना बुराता दे रहे हैं, वह मछली है जो मछली का भोजन मिल रहा है। और उसी के सेट पर बत्तख पालन से हमारे फिशरीज का जो है, तालाब तो होना मस्ट है, छोटा सा तालाब में है, उसका ऑक्सीजन का जो बढ़ जाता है और वह बत्तख पालन भी बहुत उपयोगी है। लेकिन मैं अनुभव इनको किसान भाई को कहूंगा कि बटेर पालन एक बहुत कम लागत में अधिक मुनाफा कर सकते हैं। और इस पर हमें बिहार में बटेर पालन पर प्रशिक्षण की व्यवस्था, खास करके अभी एसी कल्याण मंत्रालय से एक मेरा स्कीम आया है जिसमें बटेर पालन पर स्पेशल लिया हूं। और बटेर पालन को प्रशिक्षण हमारे गरीब किसानों को जो जुड़े हुए हैं, एसी महिला पुरुष जो भी हैं, उनको स्पेशल 6 दिवसीय ट्रेनिंग करवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। और उनको बटेर पालन बिहार में हर छोटे जो हैं तो ट्रेनिंग देकर बटेर पालन का कार्य करवाएंगे। जी, तो हम ऐसे में राजेश जी को यहाँ से सलाह दे सकते हैं कि वो मुर्गी पालन और साथ ही बतख पालन के साथ बटेर पालन की भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर वो इन तीनों को मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर उनको सफलता हासिल होगी और अच्छी आय भी वो अर्जित कर पाएंगे। शशि भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। आपने इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ, हमारे किसानों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने किसान उत्पादक संगठन क्या है, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं और कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और बाकी किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं, वो किस प्रकार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आपको भी कदम उठाने हैं, इस ओर बढ़ना है और ज़रूर आप अपनी आय को बढ़ाने में एक कदम आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसी के साथ आज के हमारे चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नई योजना पर हम चर्चा करेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।